हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज इकोनॉमी का डे है। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स करने की बारी है आज। तो दोस्तों, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में चलिए आज हम 10th से 16th जनवरी के बीच में जो इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं रही, कुछ करंट अफेयर्स रैपिडली आइए कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है पीपीपी मॉडल से जुड़ी हुई। दोस्तों, सरकार ने जो जो पोर्ट्स पर मेजर पोर्ट ट्रस्ट के साथ काम करते हुए ड्रेजिंग के प्रोजेक्ट शुरू किए। दोस्तों, ड्रेजिंग, ये अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज रहती है। पोर्ट्स में अगर हम बात करें, पोर्ट्स में एक हमारे देश में इशू रहता है कि बहुत डीप पोर्ट्स नहीं है। जब पोर्ट्स डीप नहीं होते, गहरे नहीं होते, तो वहां पर बड़ी बड़ी शिप्स नहीं आ सकती। एंड बड़ी शिप्स नहीं आ सकती तो कंटेनर का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। तो अब कंटेनर का साइज रिड्यूस हो जाता है, छोटे कंटेनर्स ही वहां पे आ पाते हैं। तो इसी कारण से ट्रेड एंड कॉमर्स हिट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत आती है, चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। तो इसीलिए ड्रेजिंग करनी पड़ती है। ड्रेजिंग मतलब थोड़ी सी मान लीजिए कि खुदाई करनी पड़ती है, पोर्ट्स को गहरा करना पड़ता है। एंड एक बार गहरे पोर्ट्स बन जाएं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर गहरे रहेंगे। तो उसके बाद हमें उनको टाइमली दोबारा 3 से 5 साल में फिर से गहरा करना पड़ता है। इसको कहा जाता है, वो जो पूरे प्रोसेस को, जो पोर्ट्स को मेंटेनेंस, पोर्ट्स को गहरा करना, इसको कहा जाता है कैपिटल ड्रेजिंग। ठीक है दोस्तों, महंगा काम है, बड़ी बड़ी मशीनें एक्सेट्रा यूज होती हैं। एंड इसी कारण से सरकार ने क्या काम किया, इसमें अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। इस बार मेंस का सवाल भी है पीपीपी को लेकर। तो दोस्तों, यहां सरकार कह रही है कि हम पीपीपी मॉडल में चाहते हैं कि हम कैपिटल ड्रेजिंग करवाएं। लेकिन बात जाननी जरूरी है, यहां पर सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ड्रेजिंग को लेकर। ठीक है, ताकि जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, जिनको केप साइज वेसल्स कहा जाता है, जिनकी जो कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, एंड अदरवाइज जैसे ना ये वर्ड्स आते हैं पैनामैक्स, केप साइज, ये वर्ड किससे जुड़े हुए हैं? ये वेसल्स जो ना शिप्स आ रही हैं उनके साइज से जुड़े हुए हैं, छोटी और बड़ी। एंड देन जो पनामा कैनाल से निकल जाए वो पैनामैक्स कहलाती है। देन जो केप में जो बड़े बड़े जो समुद्र में तैर सकती हैं एंड बड़ी शिप्स हैं, उनको अगर पोर्ट्स पर लेकर आना है तो वो केप साइज कहलाती हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर सरकार इसी के लिए अभी चाह रही है पोर्ट अथॉरिटीज के बियॉन्ड जाकर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करके कैपिटल ड्रेजिंग करवाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल ड्रेजिंग की यहाँ पे लेकिन एक शॉर्ट कमिंग क्या आ रही है पूरी प्रोजेक्ट की, अगर हम इसको भी देख लें तो ये क्या है कि जो पीपीपी, जो अभी जो प्राइवेट पार्टीज को लाया जा रहा है, उनको उनको पैसे कैसे पे करेंगे? हाउ विल दे बी कंपनसेटेड? उनको कहा जा रहा है कि आप जितना यहाँ पे अगर जो कैपिटल ड्रेजिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, उसके बाद जो भी रेवेन्यू आएगा पोर्ट से आने वाले 10 साल या 20 साल, उसमें आपको हिस्सेदारी मिलेगी। तो लेकिन इसमें शायद बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आए, क्योंकि अभी कोई सर्टेनिटी नहीं होती ना, कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप अगर यहाँ पर जो गहरा काम कर भी दें और जो पोर्ट को डीप कर भी दें, तो कितने वेसल्स आए कितने नहीं आए, दैट बिकम्स एनीबॉडीज गेस। ठीक है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्टिव इतना नहीं लगेगा शायद, हो सकता है अखबार का आर्टिकल ऐसा कह रहा था। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, दीज कॉन्सेप्ट हमें मेंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारी न्यूज पर आते हैं। इट इज अबाउट ऑन परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ये आपको एनवायरमेंट वाली मैम ने भी पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं न्यूज कवर कर देता हूँ फटाफट से कि परफॉर्म, अचीव, ट्रेड की बात क्या होती है। सरकार ने जैसे एनर्जी सेविंग की बात करी, एनर्जी सेविंग की बात करते हुए सरकार चाह रही थी कि जो क्लाइमेट चेंज को भी अगर हमने रोकना है, उसके लिए सरकार ने जो प्रोसेस बनाए, बहुत सारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके एक्शन प्लान बनाए, उसमें एक NMEEE भी आया। तो NMEEE की बात करें, ये होता है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें सरकार ने कहा कि आपको हम टारगेट दे रहे हैं कि आप जो भी आपके जो जितनी बिजली आपके यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, या फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से देयर इज सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू नीड टू कंज्यूम। ठीक है, इतनी बिजली आप कंज्यूम करेंगे। अगर आप एफिशिएंटली काम करें, तो मान लीजिए कि अगर जैसे लेट्स से कि 1000 यूनिट्स अगर आपने बिजली कंज्यूम करनी है, आपकी जो भी पूरी जो आपकी फैक्ट्री है या जो भी यूनिट है आपकी 1000 यूनिट खाएगी वो। तो लेट्स से अगर आप एफिशिएंटली काम करते हैं, तो लेट्स से आपने 950 यूनिट में ही पूरी फैक्ट्री रन कर दी। ठीक है, एंड आपने जो बिजली बचाई, जो आपने जो एनर्जी बचाई, एफिशिएंटली काम किया, आप ये 50 जो यूनिट्स थी इसको ट्रेड कर सकते हैं। आप परफॉर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए, एंड देन उसके अगर आप जो बचा पाते हैं, एंड देन कोई ऐसी कोई यूनिट है जिसने 1050 कंज्यूम कर लिया 1000 के बदले, उसके साथ ट्रेड कर लीजिए एंड उसके बदले उसके पैसे ले लीजिए। अकॉर्डिंगली एक पूरा एक्सचेंज टाइप मैकेनिज्म बनाने की बात हो रही है ना, ब्रॉडली अगर आप समझें तो ये मार्केट बेस्ड एक सिस्टम बनाने की ट्राई की, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सके। अगर कोई एनर्जी एफिशिएंटली काम कर भी रहा है, तो उसको और मार्केट के थ्रू भी रिवॉर्ड करवाया जाए। ठीक है,
तो ये इसके जो सर्टिफिकेट्स बनाने की बात की गई थी, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, जिसको ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, कि मैंने मेरे सरकार ने टारगेट रखा था, लेकिन उस टारगेट से मैंने बेहतर काम कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली मैं ये चाहता हूँ सर्टिफिकेट बेचना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ मिलकर इसमें काम किया जाता है। एंड उसने रिसेंटली ही अपने जो बताए भी, जो सरकार ने अपने ये भी रिवाइज किए हैं कि अगर इतनी जो आप अगर जो तेल कंज्यूम करते हैं, अकॉर्डिंगली क्या एफिशिएंसी पे काम करना चाहिए, इतनी बिजली आपकी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्सेट्रा के, तो वो वाले सेक्टर्स भी ऐड कर दिए गए हैं इसमें, जो पैट के थ्रू अभी अपना अगर एफिशिएंटली काम करें तो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर जो पैट का मैकेनिज्म है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, अगर किसी ने अगर जो अपने अचीव्ड जितना जो टारगेट से अगर कम अचीव किया था, तो बाकी सर्टिफिकेट खरीद सकता है एंड बेच सकता है। ठीक है, तो जिसने अगर अगर टारगेट से किसी ने जो ज्यादा कम काम किया अकॉर्डिंगली, एंड अगर आपके टारगेट ही सही से नहीं है, आपने कंप्लायंस नहीं करी, तो आप पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी एंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में आए, अपने एनर्जी कंप्लायंस को पूरा करें। सरकार ने डेटा भी रिलीज किया, सरकार ने कितनी करोड़ की बचत करी है, कितने एमिशन रिड्यूस करें, है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है डालनी है आपको आंसर्स में, कि इसके फायदे क्या होंगे पैट के। एमिशन तो कम होते ही हैं, जो लोगों के पैसे बचते हैं, एंड स्किल डेवलप होता है ना, इंजीनियरिंग की अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे, आपके एनर्जी सेविंग हो रही है। तो ये सब चीजें डालनी जरूरी है अपने आंसर्स में, इन्वेस्टमेंट जो इनकरेज होती है। एंड जो पैट का साइकिल 2 भी, जिसके भी जो डेटा रिलीज किया गया, उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। बीईई के बारे में जान लीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लगा के रख दी, जो बीईई के कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार बीईई एंड इसके प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सवाल पूछे जाते हैं। मैं आई स्टिल रिमेंबर लास्ट टाइम भी इसको मैंने ढंग से कवर किया था, जो पेपर में सवाल भी क्रैक होता था। ओके, देन दोस्तों, अभी के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, अगर आपको याद हो कुछ वक्त पहले मैंने प्रीमिक्स में एक क्वेश्चन किया था, के शेप में वेरियस शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी हम बात कर रहे थे, उसमें के शेप भी थी। के शेप की बात क्या होती है कि कुछ इंडस्ट्रीज, जैसे ठीक है डाउन टर्न आया, लेकिन कुछ इंडस्ट्री सडनली बहुत चढ़ जाएंगी, कुछ बर्बाद हो जाएंगी लॉन्ग पीरियड में। तो ये कौन सी जो रिकवरिंग अगर इंडस्ट्री देखें, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, रिटेल, सॉफ्टवेयर, है ना, जितनी ऑनलाइन बातें हो रही हैं, ये बहुत रैपिडली ऊपर जाएंगी। लेकिन मान लीजिए ट्रेवल हो रहा है, या फिर जैसे मूवी हॉल्स, एंटरटेनमेंट, है ना, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, कि कहीं पे आप जाते थे, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, एंड देन जो फूड सर्विसेज वगैरह, ये ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही हैं, क्योंकि लोग रेस्टोरेंट्स, जो मूवी थिएटर्स में जा नहीं रहे। तो होगा क्या के शेप रिकवरी में, क्या अभी यहाँ पे आर्टिकल क्या कहता है हमें, आर्टिकल कहता है जो प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा थे आईटी वगैरह में, बहुत रैपिडली राइज करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमी उन पर डिपेंडेंट होने शुरू हो गई है, उनकी सैलरीज बढ़ेंगी। जो बाकी लोग हैं ग्रेजुअली और पुअर होते रहेंगे, इनकम इनइक्वालिटी में भी इसका योगदान होगा आने वाले टाइम में। तो अब यहाँ पर इसीलिए इसकी इम्प्लीकेशंस, वो बोल रहे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बिक्री बढ़ गई, लेकिन जो टू व्हीलर्स की बिक्री और कम हो गई, पहले कम थी और डिप हो गई। तो ये के शेप की तरफ और पॉइंट आउट करता है, के शेप से दोस्तों। इसीलिए अगर ये लॉन्ग टर्म में अगर इसको नहीं किया गया ठीक, और इस पर काम नहीं किया गया, जो ऐसी इंडस्ट्री जो इससे इम्पैक्ट हो रही है उनके लिए कुछ प्लान नहीं किया गया, तो इससे ओवरऑल जो जॉब लॉसेस, वेज कट वगैरह तो होंगे, लेबर की ओवरऑल देखें अगर, जो लेबर की वैल्यू में काफी गिरावट आएगी, एंड जो मिनिमम वेज एक्सेट्रा से नीचे भी लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे, इससे इम्पोवरिशमेंट भी हो सकती है, एंड बहुत सारी और चीजें जैसे जो जुड़ी होती हैं कि गरीबी से जुड़ी हुई, वो वाली चीजों पर भी जो अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये काफी बढ़िया आर्टिकल था, लेकिन मैं चाह रहा था आपको पहले केशव के बारे में बताना। देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं पीडीएफ में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए अब एक नेक्स्ट मैं आपको चाहता हूं बताना कि आरबीआई ने एलईआई, एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर होता है, 20 डिजिट का नंबर रहता है ये, इसको अभी मैंडेटरी करना शुरू कर, जो बात हो गई है कि 1 अप्रैल से अगर आपने 50 करोड़ या उसके ऊपर की रकम को अदा करना है किसी को, एंड आरटीजीएस नेफ्ट करना है, तो आपको एलईआई नंबर से ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको जो एग्जाम में सवाल पूछा जाए, तो जो न्यूज को इसी परस्पेक्टिव से देखते हैं। चलिए, अगर आप जैसे ना कोई, अगर आपने ट्रांजैक्शन करी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसको कौन इशू करता है ना, ये उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए, न्यूज़ तो आपको समझ आ ही गई है कि एक यूनिकली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर मिलता है आपको, एंड आरटीजीएस एनईएफटी के लिए रहता है, एंड देन उसके बाद 50 करोड़ से ऊपर की वैल्यू के लिए रहता है, बात है, ठीक है, ध्यान रखें, प्री में सवाल बन सकता है ये। एंड देन इसको जो अगर दुनिया भर में देखें तो कौन चलाता है इसको, जो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन। ठीक है, एलईआई तो हमें याद ही है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की, अच्छा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एक तरह से मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल का एक आधार कार्ड है 50 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन करने वाली कोई कंपनी के बारे में, ठीक है। देन जो उसके बारे में जो LEI कहते हैं उसको, उसका GLEI फाउंडेशन है। भारत में देखें इसको, भारत में RBI ने एक हमारी जो कंपनी को अलाउ किया है वो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। RBI द्वारा ये मान्यता प्राप्त भी है। ओके, ठीक है, ये हमसे प्री टाइप के सवाल बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब RBI कह रहा है कि जो हमारे जो अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या इवन की जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज, इनकी भी ऑडिटिंग हमें और बढ़िया करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग यहाँ पर आके अपने जीवन भर की पूंजी, जमा पूंजी आके रखते हैं। एंड उसके बाद सडनली जैसे PMC बैंक का क्राइसिस था, है ना, कवर किया था हमने PMC बैंक क्राइसिस, आप उसको सर्च कीजिए। जो मैं आपको बोलता रहता हूँ ना, वीडियो कवर्ड है, वो आपका एक्स्ट्रा होमवर्क होता है, आप उसको आधा 1 घंटा रखिए, उसके लिए भी एक्स्ट्रा उन पे वीडियोस पे भी काम कीजिए, ठीक है। PMC बैंक क्राइसिस था, तो PMC बैंक क्राइसिस के बाद RBI पर बहुत दबाव था कि ना ऐसे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिन पे लोगों ने बहुत सारा ट्रस्ट रख के अपना पैसा जमा कराया, अब वो अपना पैसा लेके भाग गए या फिर बंद हो गए या फिर जैसे भी मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गए, तो RBI पे है कि इनकी ऑडिटिंग और बढ़िया करनी पड़ेगी, RBI को सुपरविजन बढ़ाने की बात की गई है। तो यहाँ पर इसलिए सुपरवाइज एंटिटी में जो इनको डाल दिया गया RBI के, RBI भी अपने वहाँ पे सेपरेट यूनिट्स बना रहा है, बैंक्स को और खींच रहा है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर हम देखें, जो इंपॉर्टेंट बात क्या आती है हमारे पास, कि जो हमारे पास जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो बड़े बैंक्स पे लागू होते हैं तो वो छोटे बैंक्स, UCBs, NBFCs पर भी लागू हों। तो RBI का सिर्फ एक यही यहाँ पर जो मानना है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी तरह से जो मैनेज करके, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो किस तरह से गवर्नड है, ठीक है। एथिक्स में भी आपको इस पे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, देन दोस्तों RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट आई है उसको भी देख लेते हैं रैपिडली। उसमें ये बात की गई है कि अगर इकोनॉमिक सिनेरियो ठीक नहीं हुआ तो हमारे जो एनपीए हैं वो बढ़ जाएंगे। एंड बहुत से जो स्ट्रेस टेस्ट किए जाते हैं, कि हमारे जो स्ट्रेस टेस्ट भी सर्च कीजिए, ठीक है दोस्तों, कौन से स्ट्रेस टेस्ट रहते हैं हमारे पास, कि अगर अपने इनकम्स, बैंक की इनकम्स नहीं अगर राइज हो रही हैं, या फिर जो कंपनीज हैं जो जिन्होंने उधार लिया हुआ उनकी इनकम राइज नहीं हो रही है, क्या वो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट पूरी कर पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम यूपीएससी ने सवाल भी हमसे पूछा था, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है, सर्च कीजिए व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो अगर नहीं है, जो हेल्दी नजर आ रही है, तो आरबीआई का मानना है कि सडनली ऐसा हो सकता है कि जो सरकारी बैंक्स हैं, ठीक है, जो सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी शायद जो ग्रॉस एनपीएज हैं ये शायद 16% को भी क्रॉस कर जाएं, एंड विच माइट बी अ डेंजरस सिनेरियो, ठीक है। जब ये एनपीएस बहुत ज्यादा राइज करते हैं तो बैंक्स थोड़ा डर जाते हैं और उधार देना बंद कर देते हैं। जब बैंक्स उधार देना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि नहीं पैसा लगाएंगे वापस नहीं आएगा, एनपीए बन जाएगा, तो इसीलिए ओवरऑल देश में क्रेडिट की ग्रोथ रुक जाती है, कंपनीज की एक्सपेंशन रुक जाती है, देश में ग्रोथ रेट रुक जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रुक जाती है। तो ये बातें हमें ध्यान देनी जरूरी है। एनपीए स्पेशल एक लेक्चर अवेलेबल है इको की सीरीज में, आप उसको देख भी सकते हैं, एनपीएस के बारे में मैंने डिटेल में बातें की हुई हैं। ओके, देन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में भी जो नई नई तरह के वेंचर्स की बात हो रही है, आपको ये सवाल पूछा जाता है, सिक्योरिटी इश्यूज में पूछा जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, एंड नॉर्थ ईस्ट में हम किस तरह डेवलपमेंट करें, एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो कैसे करें, नॉर्थ ईस्ट को हमें कनेक्ट करना है बाकी एशिया के साथ। तो अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप्ड होगा तभी कनेक्शन का फायदा होगा। तो इसीलिए वहां पर जो नए नए स्टार्टअप्स, नए नए वेंचर्स, उसके लिए भी जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो वहां पे उसके साथ मिलके एक भारत सरकार की ही कंपनी है, नेडवी सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार की पीएसयू है ये, वो उसके साथ मिलकर यहाँ पर एक फंड बनाया गया है ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जो यहाँ पर बढ़ोतरी मिले। एंड देखो ये ना जो सिंपल सिंपल सी चीजें रहती हैं, एनईवीएफ, ये आपके आंसर्स में कोट होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपके आंसर्स में कोट होंगी, डेफिनेटली थोड़ा क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपके आंसर की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, आप अगर कुछ बात दिख रहे हैं तो, ठीक है। ओके, देन वो कह रहे हैं जो 4 लेबर कोड्स हैं ये अपने शेड्यूल से पहले इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो ये इसमें कोई नई बात नहीं आई, लेकिन मैं आपको चाह रहा था थोड़ा सा कि हम बार बार इसकी बात करते रहेंगे कि बहुत से जो लेबर लॉज थे, सेंटर के बहुत से लेबर लॉज थे, अब वो 4 ब्रॉडर लॉज के अंडर ही आ जाएंगे। जो मल्टीपल लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, अब 4 ब्रॉडर लॉज रहेंगे, ठीक है। कौन सा है? एक तो जो लॉ ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ,
एंड देन वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमको ईपीएफओ में भी पूछा जा सकता है सवाल कि 4 ब्रॉडर कोड्स कौन से होने वाले हैं। ठीक है, ये याद रहेंगे आपको। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी। दोस्तों हम एक मैं आपको चाहता हूं बताना कि हमारा जो स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब्स एक सेपरेट चैनल एग्जिस्ट करता है, वहां पर हमने ईपीएफओ के लिए एक स्पेशल सीरीज चला दी है, सीडीएस के लिए स्पेशल सीरीज चला दी है। आप अगर एसएससी एक्सेट्रा चाहते हैं देना तो उसकी तैयारी वहां पर हमने जो एक नए सिरे से थोड़ा एग्जाम परस्पेक्टिव से शुरू कर दी है। बहुत से बच्चे चाहते हैं ये वाले एग्जाम देना, लेकिन अगर अच्छी एजुकेशन और अच्छी वहां पे कोचिंग मिलनी शुरू हो जाए तो वाई नॉट। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके लिए स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब्स एक सेपरेट चैनल बना दिए, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, एक रेगुलर सीरीज चल रही है। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसलिए अगर आप ये कि अब ना ये जरूरी कि यहाँ पर ना जो इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं कि अभी आप समझिए, जैसे ना गिग वर्कर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप जोमेटो पर देखते हैं जो खाना डिलीवर करने हमें आते हैं, तो वो किस तरह के वर्कर हैं, क्या वो परमानेंट है, क्या वो टेम्परेरी है, कि कभी भी अपना वो अगर मान लीजिए कि अपना वो जैसे उबर के ड्राइवर है कि वो अपने अगर मोबाइल ऐप ऑफ कर देते हैं तो उनको जो फर्दर जो टैक्सी की राइड्स नहीं आती, तो वो परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं कहलाते, ना ही वो कहलाते हैं जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज। वो किस तरह के एम्प्लॉइज हैं, इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है, गिग इकोनॉमी है पूरी जो डेवलप हो रही है कि सब फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर। ठीक है, फ्रीलांसर के लिए कितना प्रोविडेंट फंड डालना पड़ेगा, फ्रीलांसर के लिए कंपनीज क्या क्या काम करें, तो उसको लेके भी यहाँ बात हो रही है। एंड देन रिसेंटली जो वर्क फ्रॉम होम, ठीक है दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम पर भी बात शुरू हो गई है। इन कोड्स में वर्क फ्रॉम होम की प्रोविजन डालने की बात भी हो रही है कि अगर घर पे काम करवा रहे हैं तो कंपनीज की क्या क्या ड्यूटीज हैं अपने एम्प्लॉयज की तरफ। देन मैंने क्विकली यहाँ पे आपके लिए लगा दिया कि जो क्या क्या एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को फायदा होगा इन कोड से, एम्प्लॉयर्स को क्या फायदा होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं एंड थोड़ा फायदा हो सकता है हमें वेरियस एग्जाम्स में। देन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शुगर केन से जुड़ी एक खबर है। शुगर केन में जैसे आप जानते हैं पूरे देश भर में जैसे एमएसपी को लेकर हम जो नई नई तरह के जो देखते रहते हैं, जो चिंताएं क्रिएट होती हैं, जो अभी दिल्ली पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान एमएसपी को लेकर अभी जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो शुगर केन रहता है, शुगर केन में फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है। एक तरह से मान के चलिए शुगर केन की कम से कम कीमत रहती है। ठीक है, क्योंकि शुगर केन एक डिफरेंट तरह की क्रॉप है, साल भर में अलग तरह से उगती है। ठीक है, एंड डिफरेंट तरह के इनपुट कॉस्ट है, तो इसलिए शुगर केन डिफरेंटली गवर्न भी है। क्योंकि यहाँ पर जो शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर शुगर मिल जब तक उसको प्रोक्योर नहीं करेगी वहां पर जो गन्ने की पैदावार की कोई वैल्यू नहीं है। एंड इसीलिए जो शुगर मिल को ही अभी बोला गया है कि आप ही प्रोक्योर कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप ही पैसा दीजिए। कम से कम जो आपने पैसा देना है जो गन्ने के किसान को वो है एफआरपी। ठीक है, तो इसीलिए जो एफआरपी के बाद जो कई स्टेट्स हैं जैसे यूपी, इवन पंजाब एंड इवन हरियाणा, जहां पर गन्ने की पैदावार बहुत होती है, यहां पर अभी जो शुगर केन के एक्स्ट्रा प्राइस इशू कर दिए जाते हैं। एफआरपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है उसके ऊपर बोनस ऐड करके उसको एसएपी कह दिया जाता है, स्टेट एडवाइस प्राइसेस। अगर आप वो कह रहे हैं फिर कि मान लीजिए आप यूपी या पंजाब या हरियाणा में अगर आपके शुगर मिल है तो आपको किसानों को कम से कम इतना पैसा तो पर क्विंटल पे करना ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो गन्ने में कितना आपकी रिकवरी होगी, ऐसा नहीं है ना कि अगर आपने 1 किलो गन्ना रखा तो उसमें 1 किलो रस निकलेगा, नहीं, 1 किलो रस नहीं निकलेगा ना, उसमें बहुत सारा बगास निकलता है। तो जो जिसको गन्ना जो निकल जाता है ना बाहर, जिसको आप फ्यूल की तरह यूज करते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं अब तो। ओके, तो यहाँ पर अभी जो बात क्या हो रही है कि जो ये जो कितना रिकवरी हो रहा है, अगर 10% रिकवरी है तो ही एफआरपी का यूज होता है। अगर 10% से रिकवरी कम है तो एफआरपी से थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ता है। अगर 10% से रिकवरी ऊपर है तो एफआरपी पर एक्स्ट्रा भी ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारी वही बात कर रहे हैं कि अगर 0.1% इंक्रीज होगा तो इतना पर क्विंटल एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा किसान को। लेकिन चिंता क्या हो रही है, जो हमें मैंडेट किया गया है कि 270-80 रुपया जो भी मैंडेट किया गया है वो ही नहीं अभी जो दे पा रही मिल्स कह रही हैं कि अभी जो हम शुगर बना रहे हैं, शुगर के प्राइसेस बहुत कम है, तो हम पूरा पैसा वापस कर ही नहीं सकते अभी किसान को। तो यहाँ पर मिल्स के पास जो मिल ने पैसा चुकाना है वो वापस जो चुका ही नहीं पा रही। महाराष्ट्र के किसानों ने कहा है कि अभी हमारे प्रीवियस जो पैसे नहीं आए, एरियर्स बन गए हैं, जो उन एरियर्स को क्लियर किया जाए एंड जो आगे वाला पैसा है वो एक गो में ही सारा पैसा क्लियर किया जाए, जो मिल्स कह रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जो आपने जो एक तो जो सेंटर ने जो एफआरपी इशू किया था उसके ऊपर आपने जो स्टेट ने और एक्स्ट्रा डाल के एसएपी की बात कर दी और पैसा बन गया, तो हमें तो इतना पैसा देना मुश्किल है। एंड जो इवन की जो हमारी जो प्राइसिंग की बात करें अगर यहाँ पर, तो जो शुगर प्राइसिंग पॉलिसी में एमएसपी आती है शुगर की कि कम से कम इतने रुपए किलो शुगर बिकेगी, तो वो काफी कम है, काफी कम है। तो शुगर मिल वाले कह रहे हैं कि हम जिसमें से अगर 31 रुपया अगर बेचने की बात हो रही है अभी, तो 31 रुपए किलो शुगर के अगर एमएसपी है
तो मार्केट में रेट भी अभी दाम कम चल रहा है, तो 31 में से अगर हम 28 रुपए दे देंगे किसान को, 28 या 29 रुपए किसान को दे देंगे, तो उनके पास बाकी जो प्रोडक्शन का पैसा निकाल के कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम रिकवरी नहीं कर पा रहे। दोनों के यहाँ पक्ष देखकर ही कुछ यहाँ पैसा लेना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली, वरना शुगर केन विल बिकम एन एग्जाम्पल, जो कि जिसको बाकी किसान भी कोट कर सकते हैं कि प्राइवेट हाथों में जाने का काफी नुकसान हो सकता है। ओके, देन दोस्तों न्यू ट्रेड पॉलिसी इफेक्ट में आ जाएगी 1 अप्रैल से। और ये इसमें न्यू ट्रेड पॉलिसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मर्चेंडाइज रहता है एंड जो हमारे सर्विसेज रहती हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज मतलब जैसे कि हम अगर कोई गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, गुड्स बेचने की जो जो चीज रहती है एंड सर्विसेज बेचते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों को अलग अलग तरह से जैसे मुझे देखने की बात होती थी उसको रिवाइव किया गया है। एंड वहां पर जो बहुत से इंसेंटिव से पहले जो उस इंसेंटिव को उन इंसेंटिव्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रीवियस पॉलिसी थी वो SEZ तक सीमित थी, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके देखें, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव बनाने की बात हो रही है। एंड ओवरऑल अगर देखें, जैसे इस पे हमारा डिटेल्ड एक लेक्चर भी अवेलेबल है, एक वन ऑफ द प्री क्योर्स आई रिमेंबर, जिसमें ना इसको $5 ट्रिलियन जो हमने इकॉनमी बनानी है, उसमें वो बोलते हैं कि कम से कम हमारा 1/5 1 ट्रिलियन तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ही आए एंड अकॉर्डिंगली वो कॉन्ट्रीब्यूट करें। इसलिए काफी जो मेजर रिफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर जो ट्रेड पॉलिसी में, एंड वो डिस्कस्ड है। ओके, देन माइनिंग में रिफॉर्म्स हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे चाह रहा हूँ दो बातें बताना कि माइनिंग में रिफॉर्म्स चलते जा रहे हैं, हम अपने वेरियस जो उसमें कवर करते हैं, लेकिन यहाँ दो बातें देख लीजिए। यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि जो माइनिंग में, अगर जैसे पहले बात तो ये कि कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव दो तरह की माइंस होती हैं, जो इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो कैप्टिव माइंस क्या होती हैं, कैप्टिव माइंस जनरली वो माइंस होती हैं, जैसे अगर मेरे को पावर प्लांट लगाना है एंड पावर प्लांट मेरे को बिजली बनानी है, उसके लिए मुझे कोयला चाहिए। तो उसके लिए मुझे अगर कोयला चाहिए तो मैं डिपेंडेंट रहता हूँ कोयला प्रोवाइड वाली करने वाली कंपनी पर। तो कैप्टिव माइन मुझे सरकार दे देती है इस केस में। कैप्टिव माइन में क्या होता है कि आप खुद ही अपना कोयला निकालिए, अपने लिए उसके जो उसको जलाइए एंड बिजली बनाइए, ठीक है, कैप्टिव माइन है। लेकिन क्या मैं उसको बाहर बेच सकता हूँ? मान लीजिए अभी बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था कोयला निकालने में, तो क्या मैं उसको बाहर बेच सकता हूँ? पहले मनाही थी कि नहीं, कैप्टिव माइंस वाले बाहर नहीं बेच सकते। तो अभी बेचने की इसको जो इस डिस्टिंक्शन ही खत्म कर दी है कि कैप्टिव नॉन कैप्टिव। तो इसी कारण से यहाँ पर जो ओवरऑल एक एक नए इंडेक्स बनाने की बात हो रही है, नेशनल मिनरल इंडेक्स, जो हमारे बताएगा माइनिंग के बारे में और जो बेहतर इंफॉर्मेशन देगा। इस पर हम सेपरेट एक वीडियो करेंगे। एंड देन एक ट्रस्ट बनाने की बात भी हो रही है, यूपीएससी ने ऐसे ट्रस्ट जो बनते हैं हमारे बहुत सारे, जैसे जो मिनरल फाउंडेशन पर सवाल पूछा हुआ है, तो ये ऐसे जो NMET बनाने की बात हो रही है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी होगा और ये देखेगा कि ना, जो चेक रखेगा कि जो जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो माइनिंग कर रही हैं, वो जो उनकी माइनिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज पे चेक रखेगा। बहुत सारे जो वहां पर जो जो चीजें उनको जो मैंडेट्स पूरे करने हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसीलिए एक ऐसे ट्रस्ट और एक इंडेक्स बनाने की बात हो रही है। ओवरऑल जो हमारा MMDR जो माइनिंग के जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का जो एक्ट है, तो उसको वहां पर उसी के तहत ही यहाँ पर बहुत सी अमेंडमेंट्स हो रही हैं। एंड अकॉर्डिंगली हमारे देश में माइनिंग को हम और चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टीज आए, एफिशिएंसी लेकर आए एंड अकॉर्डिंगली हमारे देश के माइनिंग सेक्टर को इंप्रूव करें। देन क्विकली मैं आपको ऊपर से चाहता हूं बताना कि जो कोलंबो का पोर्ट टर्मिनल है, उसमें भारत एंड जापान मिलकर कोलंबो के एक पोर्ट के एक जो टर्मिनल के एक पार्ट को डेवलप करना चाहते हैं। एंड इट विल बी अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है, जो अब्रॉड में हम करते हैं। जैसे कि अदरवाइज बहुत सारे, जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट एक्सेट्रा, ये जो पोर्ट से ये चाइना डेवलप कर रहा था एंड अकॉर्डिंगली चाइना का वहां पर वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट परस्पेक्टिव, इट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर भारत की इन्वेस्टमेंट हो एंड भारत इसमें काम करे। अदानी ग्रुप इसको लीड कर रहा है। ओके, ठीक है दोस्तों। एंड देन एक आखिरी न्यूज देखते हैं यहाँ पर, आखिरी नहीं एक और भी इसके बाद, कि ILO ने कहा है कि अभी वर्क फ्रॉम होम की जो बात चल रही है, उसके लिए ILO के पास एक कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन ऑन होम वर्क। तो उसके रिगार्डिंग जो कन्वेंशन जो जो उसमें, क्योंकि अगर घर पे काम कर रहे हैं तो लेबर लॉज वगैरह अप्लाई नहीं होते, तो वो वाली कन्वेंशन वैसे बहुत पुरानी है लेकिन कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन अब ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा कोविड का जो आगे इम्पैक्ट बढ़ा, तो ये कन्वेंशन की बात फिर से आ गई है। भारत को भी कहा जा रहा है कि अब आप पॉलिसीज इसी के अकॉर्डिंग बनाइए जो कन्वेंशन ऑन होमवर्क जो ILO की है, ठीक है दोस्तों। ये रिपोर्ट है, इसलिए 3 तरह की चीजों के वर्कर्स की बात करती है। जो ऐसे लोग जो अदरवाइज पहले जैसे फैक्ट्रीज में काम करते थे लेकिन अभी घर से काम करें, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, रोलिंग और बीडीज, ठीक है, तो ऐसे जो घर से कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनके वर्कर्स की बात हो रही है जो घर में काम कर रहे हैं।
देन टेली वर्कर्स जो घर से काम कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद जो ऐसे बहुत से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग हैं, गिग इकोनॉमी से मेजरली जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात हो रही है इस रिपोर्ट में। तो उनके लिए यहाँ पे तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि इनके जो आपके एथिक्स में से सवाल पूछे जाते हैं जनरली, तो अकॉर्डिंगली हमें इस पर नजर रखनी जरूरी है। तो यहाँ पे आईएलओ के रिकमेंडेशंस वगैरह मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप इनको देख भी सकते हैं। ओके, देन लास्ट है हमारा सीएसआर फंड्स का यूजेज की बात है। जैसे आप जानते हैं कि जो कंपनी जो एक्ट आया था 2013 का, कंपनीज एक्ट 2013 में 2% जो हमारा जो प्रॉफिट रहता है उसको, अगर कोई स्पेसिफिक तरह की कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर एंड प्रॉफिट एक लिमिट से ऊपर रहता है, उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना कुछ पैसा 2% जो जो पैसा खर्च करना पड़ता है सामाजिक कार्यों पर, ठीक है, जिसको सीएसआर कहा जाता है। एंड अभी उसके सीएसआर के दायरे बढ़ते जा रहे थे, नई नई तरह की चीजें ऐड होती रहती हैं कि इसको भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो इसमें अभी लेटेस्ट ऐड हो गया है कि कंपनीज अपने जो जो प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा अगर चाहें तो कोविड के आसपास की जुड़ी हुई अवेयरनेस पर भी लगा सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए कंपनी बोले कि मैंने वैक्सीनेशन करा दी, तो वैक्सीनेशन कराने की बात जो कोविड से जुड़ी बात थी उसको अभी जो बिल्कुल जो वैलिड माना गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि अपने एम्प्लॉयज की वैक्सीनेशन मत करा दीजिए, उसका उसका खर्चा क्लेम करके आप सीएसआर में मान लो, नहीं ऐसा नहीं है, समाज के भी खर्च होना चाहिए। उसके सिवा सीएसआर पे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो यूपीएससी का थोड़ा खास सा सवाल रहता है कि अगर आप जो प्रधानमंत्री के इमरजेंसी फंड में पैसा डालते हैं वो भी सीएसआर में ही माना जाता है। उसके बाद अभी जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो चीजें हैं, तो अब ये जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है ये इसमें दायरे में नहीं आता, ठीक है, बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेट का जो एसडीएम में रहता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सिर्फ वही सीएसआर में क्वालिफाई होती है, जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जो ऐसी चीजें हैं जो प्री में हमसे पूछी जा सकती हैं एंड अकॉर्डिंगली, और जो सीएसआर अप्रूव्ड कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में जो सीएसआर में मानी जाती हैं, उस पर एक बार नजर बनाए रखिए, ठीक है, पैरेलली एंड अकॉर्डिंगली प्री में पूछे जाएं तो हमें पता हो। ऑलराइट दोस्तों, तो काफी लंबा प्रीमिक्स हो जाता है, प्री क्योर हो जाता है, तो न्यूज भी बहुत सारी रहती हैं तो कवर करनी भी जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं हर एक न्यूज से कहीं ना कहीं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ताकि उसमें हम अगर पीडीएफ में लिखा हुआ तो आप पढ़ना भी शुरू करें, उसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, थोड़ी जो चीजें जल्दी जल्दी निकल जाती हैं, ठीक है। ओके, तो सीएसआर पे यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, एंड देन आईएलओ ने बोला कि जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसके लिए पॉलिसीज पे काम किया जाए। इंडिया ने कोलंबो में इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। मिनरल्स की जो पूरे हमारे लॉज हैं अमेंड होते ही जा रहे हैं, एंड देन न्यू ट्रेड पॉलिसी आ जाएगी एंड जो अप्रैल से लागू हो जाएगी। फार्मर्स ने एफआरपी जो शुगर केन की प्राइसिंग को लेकर जो दिक्कत जारी है, माइनिंग वाले अभी सॉरी मिल्स वाले लोग पैसा क्लियर नहीं कर रहे। एंड देन लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स कौन से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का वेंचर फंड की बात की हमने, आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एनपीए की बात करती है, एंड देन जो आरबीआई ने कहा है कि जो लार्ज यूएसबीज एनबीएफसीज हैं उनकी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होगा आरबीआई द्वारा नहीं, आरबीआई के सुपरविजन में होगा। ओके, देन आरबीआई ने एलईआई मैंडेटरी कर दिया है 1 अप्रैल से, 50 करोड़ है उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो के शेप कर्व की रिकवरी का मतलब क्या रहता है, एंड देन पैट के बारे में बात की हमने कि पैट मैकेनिज्म क्या रहता है, एंड देन उसके पहले हमने देखा अभी आज की पीपीपी मॉडल इन कोस्ट एंड जो हमारे पोर्ट्स को लेकर, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे इकोनॉमी का प्री क्योर और करंट अफेयर्स। बहुत सारी न्यूज चीजें कवर करनी जरूरी है अगर यूपीएससी में हमें कामयाबी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बहुत लंबा प्री क्योर हो जाता है, मेरा तो सांस ही फूल गया दोस्तों। आप मुझे बताइए कि आप इतना कैसे पढ़ लेते हैं, तो मुझे भी थोड़ी और मोटिवेशन मिले। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।